अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग टाइप प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में उनकी डेफिनेशन बता दी थी और फिर कहा था कि हम तीन तरह की जो टाइप्स है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और एबडक्टिव रीजनिंग, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में डिटेल के साथ शामिल है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का जो है वो प्रॉपर्ली बता दूंगा, उसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है इंशाल्लाह फिर हम एबडक्टिव रीजनिंग करेंगे। अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। इंडक्टिव रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ जनरल कंक्लूजन बाय एग्जामिनिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल। जब आप किसी मखसूस बात को इस्तेमाल करके आम सा रिज़ल्ट दे दें जो नाउन हो, लोग उसे अमूमी तौर पर जानते हों, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। अभी मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। और जब आप कोई आम बात इस्तेमाल करके अमूमी जो राय होती है एक मखसूस रिज़ल्ट दे दें तो ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। Deductive reasoning is the process of reaching a conclusion by applying general assumption, procedure or principle. जबकि conclusion formed by using inductive reasoning is called conjecture. It may be true or false. जब आप दोबारा से मैं आपको इसका जो है बल्कि इसकी तस्वीर एक देखते हैं। ये पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। जब आप अमूमी बात, अमूमी राय इस्तेमाल करके कोई मखसूस रिज़ल्ट दे देते हैं, ये आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। और जब आप कोई मखसूस बात इस्तेमाल करके जो पहले मौजूद ना हो या जो लोग इसे ना मानते हो, एक जनरल कंक्लूजन दे दें जो ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। और जब आप इंडक्टिव रीजनिंग को सॉल्व करते हैं तो जो आपको रिज़ल्ट मिलता है वो कंजेक्चर कहलाता है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मेडिसिन लेनी है, ठीक है जी, मैं ये सामने लिख भी देता हूँ। मेडिसिन आपने ली, ठीक है। तो मेडिसिन जो आपका बताया, एक डॉक्टर ने आपको बताया कि आप इस मर्ज़ के लिए ये मेडिसिन लेंगे, और एक आपको लायर ने बताया कि आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर लें। अब देखें जी, अगर आप दवाई इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर के कहने पे, अमूमी राय है, आम बात है, डॉक्टर हमेशा सच्ची बात करेगा। आपको पता है जो डॉक्टर ने लिख के दिया वो ठीक होना है, तो हम कहेंगे कि हमने एक अमूमी राय इस्तेमाल करके अपना काम कर लिया है, डॉक्टर के कहने पे दवाई ले दी, आम बात है। तो ये आम बात जो है, यानी अमूमी राय इस्तेमाल करके जब आप वर्किंग करते हैं, ये आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर आप सेम काम, आपको एक वकील कहता है कि आप ये दवाई ले लें, एक वकील कह रहा है, एक लॉयर कह रहा है, तो वो आम बात तो नहीं है ना, मखसूस बात हो जाएगी। और वो बात ठीक भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, क्योंकि वकील के कहने पे दवाई लेंगे तो वो एक तुक्का होगा, एक अनीम हकीम वाली बात होगी। तो जब आप मखसूस राय में आ जाएगा, जब आप मखसूस काम करेंगे और फिर एक रिज़ल्ट दे देंगे, ये इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन कहलाएगी। So, result from specific to general is called inductive reasoning. Result from general to specific is called inductive reasoning. होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसकी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जी। इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते हुए आप दो क्वेश्चन सॉल्व करें। इंडक्टिव रीजनिंग का पहली एग्जांपल, पहला पार्ट है कि 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। तो अगला रिजल्ट क्या आएगा? हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो 3 के मल्टीपल भी लिखा जा रहा है या 3 दिन वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रीजनिंग मीन गैस करना है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर एंड पे जाके 18 होगा। अब इसे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1, 3, 6, 10, 15। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें
तो आपके पास डिजिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। 1 में 2 इंक्रीज़ किए, आंसर आपके पास आया 3। 3 में 3 इंक्रीज़ किए, आंसर आया आपके पास 6। 6 में 4 इंक्रीज़ किए, आंसर आया 10। 10 में 5 इंक्रीज़ किए, आंसर आया 15। 15 में 6 इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 21। तो ये गैस करके आपने आंसर निकालना है, और यही आपकी जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। और चूँकि हम गैस कर रहे हैं, इंडक्शन है, तो ये ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसी वजह से हमने इसे इंडक्टिव रीजनिंग का नाम दिया है कि हमारा ये कंजेक्चर होगा, बात ठीक हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, तो बात भी गलत हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 हम ऑब्ज़र्व करेंगे, गैस लगाएंगे। गैस के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि 5 5 के इजाफा हो रहा है या 5 का मल्टीपल है, तो एड पे आंसर हमारा 30 आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 5, 10, 17, 26 अब हम गैस करेंगे, आइडिया लगाएंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं जी। द फर्स्ट 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 और 3 का फ़र्क है। सेकंड और थर्ड नंबर डिफर बाय 5, इनको जब हमने डिफरेंस दिया तो 5 आया। इट अपीयर दैट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 नंबर इज ऑलवेज 2 मोर देन द प्रीसीडिंग डिफरेंसेस। 2 का फ़र्क निकालेंगे, जितना आएगा अगले 2 का फ़र्क जो है उनमें नेक्स्ट 2 का फ़र्क जो है वो इनमें 2 नंबर बढ़ा के आएगा। जैसे 5 और 2 का फ़र्क 3, 10 और 5 का फ़र्क 5, ये 2 मज़ीद बढ़ गए। 17 और 10 का फ़र्क 7, तो 26 और 17 का फ़र्क आपके पास आया 9। तो इससे आगे 11, तो 26 में 11 का इजाफा करेंगे तो आपके पास 37 आ जाएगा। तो ये हमने गैस किया, हमारा गलत भी हो सकता था, ठीक भी हो सकता था, इसलिए ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगला एक इंडक्टिव रीजनिंग का हमें वो कहा गया है कि आप एक कंजेक्चर बनाएं, यानी इसकी मैथमेटिक्स बनाएं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसीजर, पिक का नंबर, एक नंबर लें, मल्टीप्लाई द नंबर बाई 8, कोई भी नंबर लें उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें। देन ऐड 6 टू द प्रोडक्ट, जो आंसर आए मल्टीपल में उसमें 6 ऐड कर दें। फिर जो आंसर आए डिवाइड द सम बाय 2, उसे 2 पे डिवाइड कर दें, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 3। देन complete the above procedure for several different numbers. Use inductive reasoning to make a conjecture about the relationship between the size of the resulting number and size of the original number. फिर इनका रिलेशनशिप बनाएं, ओरिजिनल नंबर का साइज चेक करें और रिजल्टिंग यानी कंजेक्चर का साइज चेक करें कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन होती है। हम देखते हैं जी, हम 5 पिक कर लेते हैं। दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक जब हमने इसे 8 से मल्टीप्लाई किया 40 आया, फिर इसमें 6 ऐड किया 46 आया, फिर इसे हमने 2 पे डिवाइड किया 23 आया, फिर इसमें से दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक 3 माइनस किया 20 आ गया। सो वी स्टार्टेड विद 5, फॉलो द प्रोसीजर टू प्रोड्यूस 20। 5 से शुरू किया था, 20 पे पहुँचे, स्टार्टिंग विद 6 एज आवर ओरिजिनल नंबर, प्रोड्यूस फाइनल रिजल्ट 24। अगर ये काम 6 पे करें तो 24 आएगा आंसर। स्टार्टिंग विद 10, प्रोड्यूस अ फाइनल रिजल्ट विद 40। 10 से शुरू करें तो 40 आएगा, 100 से शुरू करें तो 400 आएगा। इन ईच ऑफ दीज केस द रिजल्टिंग नंबर इज़ 4 टाइम द ओरिजिनल नंबर। ऑब्जर्व करें तो 5 का 4 गुना 20, 6 का 4 गुना 24, 10 का 4 गुना 40, 100 का 4 गुना 400। सो हमारा कंजेक्चर क्या बनेगा? वी कंजेक्चर दैट following given procedure will produce a resulting number that is 4 times the original number। तो कहा गया था आप इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करके एक कंजेक्चर बनाएं। कंजेक्चर यानी एक स्टेटमेंट दें। तो हमने स्टेटमेंट दी कि हम जब कोई नंबर लेंगे उससे फलां वाला प्रोसीजर जो दिया गया है उस पर अप्लाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है ओरिजिनल नंबर का 4 गुना आएगा जो हमने नंबर लिया था। ओके ओके जी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है वो भी देख लें। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसीजर, एक पिक अ नंबर,
multiply the number by 9, add 15 to the product, divide the sum by 3 एंड सब्ट्रैक्ट 5 और फिर कंजेक्चर वगैरह बनाना है। तो हम प्रोसीजर करते हैं जी। हमने नंबर लिया 2, उसे 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 15 ऐड किया, जो जवाब आया उसे 3 पे तकसीम कर दिया, फिर इस सारे में से 5 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। आंसर हमारे पास आया 6। सिमिलरली 7 लिया तो आंसर आया 21। 2 का 3 टाइम मल्टीपल 6 आया, ये प्रोसीजर अप्लाई करके। 7 का मल्टीपल 21 आया, 12 या -12 का मल्टीपल 36 आया या -36 आएगा, दोनों तरह से देखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि प्रोसीजर प्रोड्यूस अ नंबर दैट इज़ 3 टाइम द ओरिजिनल नंबर। तो इंडक्टिव रीजनिंग करके अप्लाई करके हमने ये कंजेक्चर बना दिया कि अगर हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे, यहाँ प्रोसीजर कोई सी आ सकता है, और फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे 2-3 नंबर पे कि क्या बिहेवियर शो हो रहा है। तो हमें पता चला कि अगर ये वाला प्रोसीजर करें जो दिया गया है तो हमें 3 गुना बड़ा आंसर मिलेगा। अब अगला टेबल है, वो भी देख लेते हैं। एग्जामिन द टेबल बिलो, आइडेंटिफाई अ पैटर्न एंड यूज द पैटर्न टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस। टेबल हमारे पास है। टर्म जब हमने 1 यूज़ की वैल्यू 1 आई, 2 यूज़ की वैल्यू 3 आई, 3 यूज़ की वैल्यू 9 आई, 4 यूज़ की वैल्यू 27 आई, 5 यूज़ की तो वैल्यू 81 आई। अगर ऑब्जर्व करें हम टर्म्स बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे पास 3 के मल्टीपल में आंसर आते चले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली 81 के बाद हमारे पास 6 टर्म का आंसर जो है 243 आ जाएगा। 7 टर्म का आंसर जो है वो 3 टाइम उसके मल्टीपल में 729 आ जाएगा। अगेन 8th टर्म जो है वो 2187 आ जाएगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन मज़ीद कर लेते हैं जी, बाकी सारे एक जैसे हैं, चलिए एक कर लेते हैं। एग्जामिन द टेबल बिलो, आइडेंटिफाई अ पैटर्न एंड देन यूज़ द पैटर्न टू फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस। इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करके ये क्वेश्चन किया जा रहा है। 1 का 58, 2 का 46, 3rd टर्म का 34, 4th टर्म का 22, 5 का 10 आया। तो 6 का की टर्म आंसर क्या देगी, 7 टर्म आंसर क्या देगी, 8 टर्म आंसर क्या देगी। With this problem we see that pattern to get the next number in the sequence is subtract 12 from the previous term। 12 वैल्यू जो है वो कम की जा रही है। 58 में से 12 माइनस किया 46, 46 में से 12 माइनस किया। अब ये आपने गैस खुद करना है, आप कोई और तरीका भी लगा सकते हैं, तो इसलिए इसे इंडक्टिव रीजनिंग कहा जा रहा है। और फिर 34 में से 12 माइनस किया 22, फिर 12 माइनस किया 10। अब 12 माइनस करेंगे तो आंसर नेक्स्ट टर्म का आएगा -2, उससे नेक्स्ट टर्म का आएगा -14, और 8th टर्म जो है बस अगेन -14 में से -12 आप जो है अटैच करेंगे तो -26 आ जाएगा। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन कीजिएगा। ऑप्शन ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इंडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने बुक में शामिल कर दिए, आप मज़ीद इन्हें देखिएगा। और फिर अब आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। यूज़ डिडक्टिव रीजनिंग टू एस्टेब्लिश अ कंजेक्चर। अब आप डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ आएँ और कंजेक्चर बनाएं। ये भी गलत हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, क्योंकि आपने गैस करना है, तो आपका गैस ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो कंजेक्चर जो है वो आप इसे दोनों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक पिक अ नंबर, multiply the number by 8, add 6 to the product, divide the sum by 2 and subtract 3। हमने देखा, हमने एक नंबर लिया, pick a number, multiply number by 8, let n represent the original number। अब इसमें फ़र्क ये होगा जब आप डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे होंगे। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आपने अमूमी वैल्यू लेनी है। शुरू में मैंने कहा था आम चीज़ से ख़ास बनानी है, तो आम चीज़ से मुराद कॉमन वैल्यू भी हो सकती है। तो हम मैथमेटिकली अगर बात करेंगे तो यहाँ वेरिएबल मुराद होगा आपकी आसानी के लिए। जब आप इंडक्शन करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू टर्म्स अमूमी यूज़ होंगे, लेकिन आप जब डिडक्शन करेंगे तो जब आप सपोजिशन करेंगे ना, तो अमूमी वैल्यू या वेरिएबल्स या अननोन टर्म्स भी ले सकते हैं। सो वी हैव n represent the original number, multiply by 8, then adding to 6,
After division by 2 we have 4n plus 3 and then subtracting 3 we have 4n. तो यहाँ हमें पता चला, हमने बात वही है, हमने नंबर n लिया तो दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक जब सॉल्व किया तो वो उसका 4 गुना आया, लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप अमूमी चीज़ लेंगे, यानी एक जनरल सी वैल्यू लेंगे। ठीक है जी, तो जनरल वैल्यू ली और उसे सॉल्व कर दिया। इस तरह जी डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एक नंबर लें, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 6, add 10 to the product, divide the sum by 2 and subtract 5. That we have n. Original number we multiply it 6, then add 10, then dividing 2 we have 3n plus 5, and after subtracting 5 we have number 3 times the original number. तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमने n एक जो है वो जनरल नंबर लिया था, ओरिजिनल नंबर लिया था और कंजक्चर हमारा बना 3 टाइम द नंबर। ठीक है जी, अब सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे इंडक्टिव डिडक्टिव का मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से अगला काम कि आपको कह दिया जाए कि आपने रीजनिंग फाइंड करनी है कि कौन सी होगी। ये अच्छा काम है। मेरे चैनल का नाम है लर्निंग विद उस्मान हामिद, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अच्छा जी, अपने काम की तरफ आते हैं। डिटरमाइन टाइप ऑफ रीजनिंग। नीचे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और कहा गया है कि आप रीजनिंग चेक करें कि कौन सी होगी। पहला देखते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर ए ट्री हैज़ प्रोड्यूस प्लम every other year. Last year the tree did not produce plums, so this year the tree will produce plum. तो ये कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, इंडक्टिव होगी या डिडक्टिव होगी? This argument reach a conclusion based on specific example, so it is an example of inductive reasoning. अभी कंपैरिजन करते हैं फिर आपको इसका क्लियर हो जाएगा। All home improvement cost more than the estimate. The contractor estimated my home improvement will cost $35,000. Thus my home improvement will cost more than $35. इसमें क्या कहा गया है? Because the conclusion is a specific case of general assumption, this argument is an example of deductive reasoning. इसमें आप देखें, यहाँ एक दरख्त मखसूस था, उसके बारे में बात हो रही थी कि एक मखसूस दरख्त है जो हर दूसरे साल 1 साल के गैप के साथ प्लम्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर पिछले 10 सालों की बात है, अब अगर वो उसने पिछले साल प्लम प्रोड्यूस नहीं किया था तो इस साल वो उसकी प्रोडक्शन होगी प्लम्स की। ये स्टेटमेंट दे दिए और कहा गया है कि आप इसकी रीजनिंग बताएं कि ये किस टाइप की होगी। तो यहाँ चूँकि एक मखसूस दरख्त का जिक्र है, हर दरख्त ऐसा काम नहीं करता, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमने मखसूस चीज़ का जिक्र करके अपना एक रिज़ल्ट दिया है, ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। जबकि दूसरी तरफ ऑल होम इम्प्रूवमेंट कास्ट मोर दैन द एस्टिमेट, ये अमूमी बात है कि तमाम घरों की जब आप घरों में मिस्त्री लगवाएं, मैसन आपके पास आए तो अगर आपको 25,000 बताते हैं तो एंड पे आपका खर्चा 80,000 निकल आता है। ऐसा ही होता है। तो एक अमूमी बात है कि हर घर की जब आप रेनोवेशन करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो जो लागत होती है उससे ज़्यादा ही खर्चा आता है। तो यहाँ भी वही केस है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे मेरे घर की रेनोवेशन के लिए $35,000 बताए थे, लेकिन मुझे पता है कि $35,000 से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये एक अमूमी बात है, लेकिन मैंने रिज़ल्ट भी निकाल लिया है। तो आम बात से मैंने एक ख़ास रिज़ल्ट निकाल लिया, या आम बात से मैंने एक रिज़ल्ट निकाल दिया। दूसरा हिस्सा बेशक आप छोड़ दिया करें, आप पहले वाला हिस्सा देखें कि अगर मखसूस चीज़ का जिक्र है तो रिज़ल्ट तो फिर निकलेगा ही कोई ना कोई। अगर मखसूस चीज़ का जिक्र है तो वो इंडक्शन कहलाएगी, अगर एक अमूमी राय का जिक्र है तो वो डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। और सही आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और देख लेते हैं, बाकी बहुत सारे रिजल्ट हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ऑल
Emanovich novels are worth reading. The novel To the Nine is a Janet paid out any money during the last 45 tries. जैनेट के तमाम नावल जो हैं वो रीडिंग वर्थ रखते हैं, लेकिन एक उसका जो है मखसूस नावल का जिक्र कर दिया गया है, टू द नाइन। चूँकि मखसूस नावल का जिक्र कर दिया गया है आगे साथ में पेड आउट एनी मनी ड्यूरिंग द लास्ट 45 ट्राइज, पर साथ में ये भी है कि उसके तमाम नावल जो हैं आपके पास द कंक्लूजन इज़ आगे आप देखें जी, यहाँ पे ये एक और जिक्र है, द कंक्लूजन इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ जनरल असम्पशन, सो द आर्ग्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। अमूमी बात है कि आपके पास यहाँ से ये बल्कि आगे मिक्सिंग हो गई है इसकी, ये हम डिलीट कर देते हैं, ये लें जी, इसको हमने डिलीट भी कर दिया। एवानोविक के जितने भी नावल हैं पसंद से पढ़े जाते हैं, तो उसका ये वाला नावल जो है ये भी जो है वो काफ़ी कह लें कि हार्ड सेलिंग में आया और पढ़ा भी गया है। तो आप बताएंगे किस किस्म की रीजनिंग होगी, तो ऑब्वियसली फिर आपके पास ये एक अमूमी बात है और हम इसे डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे कि एक आम सी बात है कि उसके नावल पढ़े जाते हैं और फिर आगे एक ख़ास बात का जिक्र कर दीजिए कि ये फ़लाँ वाला नावल जो है ये ज़्यादा पढ़ा गया है, उसके साथ लिंक ही कर रहा है, लेकिन हमने अमूमी राय का जिक्र किया है तो इसलिए ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी। ठीक है जी, उसके बाद एक और चलें एक और देख लेते हैं, फिर लॉजिकल फिलॉसफी जो है वो आपके पास आगे चला जाएगा। एक और देख लेते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड डिटरमिन इफ इट इज इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। चलें यही सामने आ गया, ये देख लेते हैं। ऑल प्रो रेसलर हैव अ कैच फ्रेज, माचो मैन रैंडी सैवेज वाज अ प्रो रेसलर, देयरफॉर ही हैड अ कैच फ्रेज। अमूमी बात पहले कहा दी कि हर जो है रेसलर वो इतनी ताकत रखता है, इतने काम करता है, तो ये फलां वाला रेसलर जो है वो भी सेम बिहेवियर शो करेगा या नहीं, शो कर रहा है, तो क्या ये किस किस्म की स्टेटमेंट होगी। तो अमूमी बात से फिर आगे जो है हमने रिजल्ट स्पेसिफिक बंदे का जिक्र कर दिया एक आम सी बात को लेके, तो इसलिए ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उससे आपको सारा क्लियर भी हो चुका होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है अपने नए काम के साथ आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।